हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है, जिसके तहत आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का सब्जेक्ट नॉलेज। तो उसके तहत ऑलरेडी 3 पोर्शन अपलोडेड है, मतलब 3 सेक्शन इसका अपलोडेड है, सेक्शन 1, 2, 3। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो सोशल मोबिलाइजेशन और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग से रिलेटेड था। आज हम लोग सेक्शन 4 देखेंगे। बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट था कि सर सेक्शन 4 जल्दी अपलोड करिए, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सारा वीडियोज इस पे अवेलेबल हो जाएगा आपके एग्जाम के पहले। ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम का इंतजार करूंगा और कोर्स बेचने के लिए मैं ये करूंगा। कोर्स एक अलग चीज है, वो देखिए आपकी चॉइस है, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। पेड कोर्सेज का एक अलग ही फायदा होता है, जिसका मैं आप लोगों को उदाहरण दूंगा। डेमो क्लासेस भी उसका मैं प्रोवाइड करूंगा। पहले चलिए हम लोग सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो जिसके तहत सेक्शन 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब होता है वित्तीय समावेशन। तो हमारे सिलेबस में दिया गया है वित्तीय समावेशन के तहत एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम और दूसरा कम्युनिटी फंड्स मैनेजमेंट। एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम में एसएसजी का फॉर्मेशन हमने देख लिया, उसमें कौन कौन से प्रतिनिधि होते हैं, मतलब उसमें पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं, कितने सदस्य होते हैं। और यहाँ पे मेन चीज है उनका बैंक लिंकेज, जिसके तहत हम लोग देखेंगे कि ये इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं एसएसजी बैंक लिंकेज में, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और दूसरा चीज हम लोग देखेंगे कम्युनिटी फंड्स मैनेजमेंट, मतलब कि कम्युनिटी फंड्स को कैसे मैनेज किया जाता है। तो ये समझने के लिए, मैनेजमेंट समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा, बहुत सारे दोस्तों को ये कंफ्यूजन होता है, इसके तहत कौन कौन से फंड्स होते हैं। जैसे 2 फंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। ये सब कुछ हमें जानने को मिलेगा। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरा डिटेल में मैंने समझाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वित्तीय समावेशन के बारे में। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर हम लोग टॉपिक पे चलेंगे। तो वित्तीय समावेशन बेसिकली होता क्या है? इसका अर्थ है कि समाज के सभी व्यक्ति, खास करके गरीब हो गए, कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को उपयोगी और सस्ती वित्तीय सेवा उपलब्ध कराना। मतलब कि एक ऐसी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना, वित्तीय फैसिलिटी, जिसके तहत उनको सस्ती और उपयोगी ऋण मिल सके। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप अगर उनको पैसा दे देते हैं, किसी गरीब को आप मदद करना चाहते हैं तो आप एक बार उनको पैसा दे दीजिए, वो पैसा वो लोग कितने दिन तक इस्तेमाल कर पाएंगे। अचानक से आज आपके हाथ में 10,000 रुपये या 20,000 रुपये आ जाता है तो आप उसका मिस यूटिलाइज करिएगा, दुरुपयोग करिएगा। लेकिन अगर वही चीज आपको यह बता दिया जाता है कि हाँ, आप अपने डेवलपमेंट, चाहे पढ़ाई के लिए चाहे बिजनेस के लिए, आपको पैसे की जरूरत है, सभी इंसान को पैसे की जरूरत होती है, आपको एक रास्ता दिखा दिया जाएगा कि हाँ, बैंक से आप जाइएगा, इस स्कीम के तहत अगर आप जुड़ रहे हैं तब आपको क्या होगा, वो लोन जो है सस्ते दरों में मिलेगा। तब आप उस पैसे को यूटिलाइज करिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में यह है कि उसके एवज में मुझे कुछ इंटरेस्ट पे करना है। आप लोन पे कोई अमाउंट लेके उसको मिस यूटिलाइज तो करने की नहीं सोचिएगा, बहुत लोग करते हैं तो वो गलत कर रहे हैं। तो इसके तहत ऐसी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जो आपका उपयोगी है और वह सस्ती है। चलिए इसके तहत क्या क्या किया जाता है। तो बैंक खाता ओपन किया करवाया जाता है, उनका लोन दिलवाया जाता है, बीमा। देखिए, इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं होता है, मतलब वो आवश्यक नहीं होता है, उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा कि हाँ, उसके बारे में फीचर्स बताया जाएगा। आपकी मर्जी है, आप उसको लेना चाहते हैं या नहीं, उसको अवेल करना चाहते हैं। जैसे आप बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 2 फॉर्म्स रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको फिल करना ही करना है, वो आपकी इच्छा है, आप उसको भरना चाहते हैं, मतलब आप उसको अवेल करना चाहते हैं उस इंश्योरेंस को, तो आपको पूछना पड़ेगा कि ये इंश्योरेंस मुझे लेना है, क्या करना होगा। फिर पेंशन, तो पेंशन वो भी एक वित्तीय सेवा ही हुई। उसके तहत आपको क्या करवाया जाता है, जैसे कुछ पेंशन स्कीम्स चल रहे हैं, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, जिसके तहत वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, इसके तहत आपको जोड़ दिया जाता है, आपका बैंक अकाउंट वहां लिंक कर दिया जाता है, जिसके तहत डायरेक्ट आपके खाते में या जो भी उसके लाभार्थी हैं उनके खाते में पैसा जाता है पेंशन के माध्यम से। धन प्रेषण कहने का मतलब रेमिटांसेस। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर अगर देश के बाहर या कहीं राज्य के बाहर वह अर्निंग कर रहे हैं तो वो आपको पैसा कैसे भेजेंगे। देखिए, पहले कैसे पैसा भेजा जाता था, गांव में बेसिकली यही होता है, गरीब महिलाएं या फिर गरीब परिवार हैं वह सीएससी में जाते हैं, यानी कि कॉमन सर्विसेज सेंटर, साइबर कैफे भी उसको बोल सकते हैं, वहां जाके आधार कार्ड से पैसा निकलवाते हैं। उसमें क्या होता है कि पैसा जो है वो कुछ सर्टन अपना फी लेते हैं उसमें। जैसे 100 रुपये अगर आपको निकालना तो हो सकता है उसमें 10 रुपये उनको देना पड़ता होगा एज सर्विस चार्ज। लेकिन जब आपका बैंक अकाउंट खुद ओपन हो जाएगा तब आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आएगा, जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं या फिर कोई भी आपको पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में भेजेंगे। तब उसके लिए आपको कोई मतलब ये सर्विस चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। आप सीधे बैंक में एटीएम के माध्यम से या फिर पासबुक के माध्यम से आप उसको निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से।
ये सब चीज क्या है, ये नॉलेज कब आएगा, जब आप एक बार बैंक से जुड़िएगा। और वित्तीय साक्षरता वही चीज है कि जब आप बैंक से जुड़ते हैं, कोई काम करना शुरू करते हैं, तभी उसके बारे में आपको नॉलेज, और इसमें एसएसजी में रेगुलर मीटिंग्स वगैरह होते हैं, आपको इतना ज्यादा इंट्रोड्यूस किया जाता है इन सब चीजों से कि आप खुद ब खुद उसमें सफिशिएंट हो जाते हैं और आप किसी दूसरे को भी हेल्प कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन यही होता है, वित्तीय समावेशन, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें लोगों का जीरो बैलेंस पे बैंक अकाउंट ओपन करवाया जाता था। उसके पहले क्या किया जाता था, लोग बैंक अकाउंट ओपन करवाने से कतराते थे कि भैया अगर हम लोग ओपन करवाएंगे तो हमें 1,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना है। तो आप ये सोचिए कि जो बहुत गरीब हैं उनके लिए 1,000 रुपया बहुत मायने रखता है। वो बोलेंगे कि 1,000 रुपया हमें मिनिमम बैंक में मेंटेन करना होगा, नहीं अगर करेंगे तो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, हम पे फाइन कर दिया जाएगा। तो उस चीज से वो लोग कतराते थे, इसीलिए जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस पे बैंक अकाउंट ओपन करवाया गया। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन 4A, मेन हमारा सिलेबस, एसएसजी बैंक लिंकेज। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर धीरे धीरे इसके बाकी कंपोनेंट्स को देखेंगे। तो एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसएसजी बीएलपी भी बोला जाता है, ये देखिए स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो है, ये नाबार्ड के द्वारा 1992 में शुरू किया गया था। ये देखिए नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आ सकता है कि एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो है किस संस्था के द्वारा ये शुरू किया गया था, और हो सकता है ईयर भी पूछ दें। तो यह 1992 में नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था। नाबार्ड आप लोग याद रखिएगा एनआरएलएम में सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है एनआरएलएम के प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। तो यह एक प्रमुख पहल है जो ग्रामीण गरीबों, विशेषकर महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ता है। औपचारिक मतलब ये मैंने समझाया था, ऑफिशियल चीज क्या होता है, तो ऑफिशियल बैंकिंग सिस्टम से यह जोड़ता है। इसके तहत बैंक क्या करती है, स्वयं सहायता समूह को बिना किसी गिरवी या जमानत के ऋण व वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो देखिए नाबार्ड में आप बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं, आपको सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना है। तो आप किसी कमर्शियल बैंक में ही, नाबार्ड एक कमर्शियल बैंक नहीं है, उसमें आप सेविंग्स या करंट अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले एक एसएसजी को क्या करवाया जाएगा, एक कमर्शियल बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया जाएगा एक एसएसजी के नाम से। और फिर एसएसजी को अगर लोन लेना होगा तो वो नाबार्ड फंड करेगी उस बैंक को, और उस बैंक के माध्यम से उस एसएसजी को वह लोन प्राप्त होगा। यही चीज है एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम की, यह नाबार्ड के द्वारा 1992 में शुरू किया गया था। और यह जो लोन प्रोवाइड करती है उसके तहत कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेती है। जैसे हमें लोन लेना तो उसके एवज में हमें कुछ मॉर्गेज रखना पड़ता। तो यहाँ हमने समझ लिया एसएसजी बैंक लिंकेज के बारे में। अब इसके जो लिंकेज प्रोग्राम है उसका प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन हम लोग देखते हैं। तो कोई सा भी अगर हमें सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना है या करेंट अकाउंट ओपन करवाना है तो हमें कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करने होते हैं बैंक में, चाहे वो हमारा आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गया, या फिर पैन कार्ड हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर एक एसएसजी को ओपन करना है बैंक अकाउंट, क्योंकि सेविंग्स वो उसी में करेंगे और उसी अकाउंट के एवज में उनको लोन भी प्राप्त होगा, तो उसके लिए कोई कुछ प्रोसेस होगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोसेस। तो स्टेप 1 क्या है, एसएसजी का निर्माण। तो एसएसजी का सबसे पहले निर्माण किया जाएगा और उसका नर्चरिंग यानी पालन पोषण किया जाएगा, जिसके तहत एक ग्रुप बनेगा 10 से 20 महिलाओं का। नियमित वो लोग बचत करेंगे, बैठक करेंगे और आपसी विश्वास बढ़ाएंगे। तो चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं। एसएसजी का सेविंग्स अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसके तहत क्या करते हैं, एसएसजी बैंक में अपने नाम से एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं। तो यह जो सेविंग्स अकाउंट ओपन होता है ये एसएसजी के नाम से होता है, ना कि उसके किसी मेंबर के नाम से। और इसको कौन ऑपरेट करते हैं, तो उसी एसएसजी के 2-3 चुने गए रिप्रेजेंटेटिव। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था इसमें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में कि जो एक एसएसजी के अंतर्गत 3 पदाधिकारी होते हैं, तो वही लोग इसको ऑपरेट करते हैं। तीसरा क्या है, जब बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है तो ये क्या करते हैं, उसमें पैसा सेविंग करना शुरू करते हैं और आपस में ऋण देना शुरू करते हैं। ये स्टार्टिंग से ही कोशिश किया जाता है कि जल्द से जल्द उनका जो इंटरलोनिंग है वह शुरू हो जाए। और इंटरलोनिंग करने के बाद अगर लोन दे रहे हैं तो उसका पुनर्भुगतान भी होना चाहिए और रिकॉर्ड में ये सब चीज़ मेंटेन होता है। ये रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, लोन लेना बहुत ज़रूरी है और पुनर्भुगतान भी करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब ये सब चीज़ हो गया तो 6 महीना से 1 साल के अंदर, मतलब कि 6 महीना के बाद जब एसएसजी का फॉर्मेशन होता है उसके 6 महीना से 1 साल के अंदर जब एक एसएसजी का परफॉर्मेंस जो है अच्छा है, मतलब कि वह संतोषजनक है, तब वो क्या करते हैं, एसएसजी को बैंक से लोन लेने के लिए क्रेडिट लिंकिंग जिसको बोला जाता है उसके लिए आवेदन करते हैं। तो ये बीआरएलपीएस के जीविका के एम्प्लॉयज ही करवाते हैं, जैसे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो गया या फिर एरिया कोऑर्डिनेटर, उस एसएसजी को बैंक से लोन लेने के लिए एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं।
वह एप्लीकेशन बैंक के पास जाता है। उसके तहत बैंक क्या करती है, एसएसजी की बचत देखती है, पुनर्भुगतान का व्यवहार देखते हैं और खातों का रिकॉर्ड देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखा जाता है खातों का रिकॉर्ड, अगर संतोषजनक है वह एक एसएसजी का परफॉर्मेंस, तब क्या होता है, बैंक उनके जो लोन एप्लीकेशन है उसको अप्रूव कर देती है और जो भी लोन अमाउंट ये हुआ है एप्लीकेशन में दिया गया है, बैंक अप्रूव कर देती है। जब लोन अप्रूव हो गया तो उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, लोग आपस में इंटर लोनिंग करेंगे या किसी एक मेंबर को नहीं, पूरे एसएसजी के नाम पे वह लोन दिया जाता है और फिर उसके बाद आपस में ये लोग आपसी सहमति से डिसाइड करते हैं कि इनको कितने पैसे की जरूरत है, उस हिसाब से ये लोग इंटर लोनिंग करते हैं। और लोनिंग करने के बाद, इंटर लोनिंग करने के बाद फिर ये क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट भी ये लोग आपस में तय करते हैं कि इतना % इंटरेस्ट हमें देना है, क्योंकि बैंक को हमें इतना % इंटरेस्ट पे वापस करना। तो ये सब चीज़ ये खुद ब खुद डिसाइड करते हैं और ये चीज़ होना चाहिए। तो यही हो गया हमारा एसएसजी बैंक लिंकेज का प्रोसेस। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स 2 जगह रिक्वायर्ड होते हैं, एक सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए और दूसरा लोन एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद ही आपका दूसरा क्रेडिट लिंकेज जो है वो तो 6 महीना के बाद ही ये एप्लीकेबल होगा। तो सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए एक एसएसजी को उनका रेजोल्यूशन देना होता है, जो रेजोल्यूशन जिसके तहत यह रहता है कि हमें एक बैंक अकाउंट ओपन करना है। उसके तहत सारा डिटेल्स मेंशन रहता है एसएसजी का, उसका नंबर वगैरह, रजिस्टर्ड नंबर जो एनआरएलएम या बीआरएलपीएस के डेटाबेस में मेंटेन रहता है, वह रेजोल्यूशन इनको पेश करना होता है। फिर एसएसजी में जो मेंबर्स हैं उनका लिस्ट रहता है, उन लिस्ट के सामने मतलब बेसिकली उनका नाम रहता है और नाम के आगे उनका सिग्नेचर होता है या फिर अंगूठे का निशान होता है। तीसरा, प्रतिनिधियों का पहचान पत्र, उस रेजोल्यूशन में प्रतिनिधि का नाम दिया जाता है और उन प्रतिनिधि का पहचान पत्र देना आवश्यक है, जैसे उनका आधार कार्ड हो गया या फिर वोटर आईडी कार्ड। अगर कोई एसएसजी में बायलॉज है, कोई नियम है या फिर उपनियम है, तो वो भी उनको प्रस्तुत करना होता है। या सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होती। अब हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वह क्रेडिट लिंकेज के लिए, यानी कि जब लोन लेना है एसएसजी को 6 महीना के बाद, तो उसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले उनको ऋण आवेदन पत्र यानी लोन एप्लीकेशन फॉर्म देना होता है। बैंक से ऋण लेने का एसएसजी का प्रस्ताव, ये रेजोल्यूशन होता है, फॉर्मेट अवेलेबल रहता है, वो चीज़ देना होता है। तीसरा क्या देना होता है, तो एसएसजी का सेविंग अकाउंट है उसका स्टेटमेंट देना होता है कि यह कब ओपन हुआ है, उसमें कितना सेविंग्स हो रहा है, कितना पैसा उसमें डिपॉजिट हो रहा है और कौन लोग लोन ले रहे हैं, कितना लोन लिया गया है और कितना वापस किया जा रहा है, वो सारा उस स्टेटमेंट में ही ये रहता है। जैसे हम लोग अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देखते हैं, तो हमें कभी कोई लोन लेना है तो हमें स्टेटमेंट मांगा जाता है कि हाँ आप अपने बैंक अकाउंट का 3 साल का या एक फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट दीजिए। उससे पता चलता है कि हाँ ये क्रेडिट वर्दी है, मतलब कि यह लोन देने लायक है। अगला कौन सा डॉक्यूमेंट्स लोन लेने के लिए दिया जाता है, तो समूह की गतिविधियों का रिकॉर्ड, जैसे कि बचत हो गया, आंतरिक ऋण और पुनर्भुगतान, ये एक्टिविटीज जो होता है उनका, जैसे कि इंटरनल लेंडिंग, रीपेमेंट, ये सारा कुछ उनके रजिस्टर्ड में मेंटेन होता है। अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, जो एक एसएसजी को मेंटेन करना होता है, यानी खाता बही, वो चीज़ भी उन्हें पेश करना होता है। और पदाधिकारियों का पहचान व पते का प्रमाण, जो पदाधिकारी होते हैं, 3 तरीके के पदाधिकारी हमने देखा था एसएसजी में, एक अध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष और एक सचिव। उन लोगों का पहचान पत्र और पते का प्रमाण यानी कि एड्रेस प्रूफ दिया जाता है एसएसजी बैंक लिंकेज के लिए। उसके बाद बैंक क्या करती है, इसको क्रॉस वेरीफाई करती है, देखती है कि सब कुछ ठीक है। अगर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है तब वह लोन उनका अप्रूव कर दिया जाता है। अब तीसरा है कि यह बैंक लिंकेज का क्या महत्व है, क्यों बैंक लिंकेज करवाया जाता है एक एसएसजी का, तो गरीबों को औपचारिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। अगर एसएसजी में मोस्टली गरीब महिलाएं ही होती हैं, अगर उनको बैंक से हम लोग जोड़ दिए तो ये क्या हुआ, सिर्फ वो सेविंग नहीं कर रहे हैं, उसके बाद उनको लोन भी प्राप्त हो रहा है एक बैंक के, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है यह एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। साहूकारों पर निर्भरता घटाता है। जब आपको बैंक का रास्ता खुल गया आपके लिए, बैंक आपको सस्ते दरों पर ऋण दे रही है, तब आप क्यों साहूकारों पर डिपेंडेंट रहिएगा। अगला क्या है, महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। महिलाएं अब क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, मतलब कि वो अपना डिसीजन खुद ले पाती हैं। जब उनको एक रास्ता मिल गया है कि हमें कोई भी काम करने के लिए हम लोग बैंक से ये ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, तब वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बचत, समय पर भुगतान और समूह एकता की आदत विकसित हो जाती है। देखिए इन सब के माध्यम से क्या होता है, अगर वो एसएसजी के मेंबर नहीं भी रहे, किसी कारणवश वो अगर हट जाते हैं, तो उनको बचत की आदत तो लग जाती है।
अगर वह किसी से उधार ले रहे हैं तो उनको समय पर भुगतान करने की भी आदत लग जाती है कि उनको इसका इंपॉर्टेंस पता चल जाता है कि इससे अगर हम लोग समय पर उसका भुगतान नहीं करते हैं, कोई भी अमाउंट हमने किसी से उधार लिया है उसको समय पर अगर हम लोग वापस नहीं करते तो हमारा जो ये क्रेडिट वर्दीनेस है, यानी कि उधार लेने की जो मार्केट में हमारा जो इमेज है वह खराब हो जाएगा। लोग यही बोलेंगे कि नहीं यार उसको लोन मत दो, उसको पैसा मत दो, वो कभी वापस नहीं करेगा। लेकिन एक इंसान आप देखिए कि जो पैसा लेने के बाद वह वापस कर देता है टाइमली, जो भी टाइम उसने मांगा है उस टाइम के अंतर्गत वो पैसा वापस कर देता है, उसको लोग लोन पैसा दे देते हैं, चाहे वो किसी दोस्त से हो, किसी रिश्तेदार से हो, या फिर आपका बैंकिंग से। तो बैंकिंग एक औपचारिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। आप भी अगर पहली बार लोन लेने जाते हैं तो आपको क्या देखा जाता है उसमें, बैंक क्या मांगती है, आपका ITR, उसके एवज में आपसे गिरवी रखवाती है कुछ। तो गिरवी रखवाने से क्या होता है कि वो सिक्योर हो जाते हैं बैंक के, अच्छा चलो ठीक है, ये पैसा अगर नहीं भी दे पाया तो इतना उसका एसेट है वो मेरे पास है, उसको बेच के हम लोग पैसा निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो कोई चीज गिरवी नहीं रखा जा रहा है, तो इन सब बातों पर उनका ध्यान दिया जाता है। चलिए, यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा सेक्शन 4 का ए, यानी कि SSG बैंक लिंकेज प्रोग्राम। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कम्युनिटी फंड्स मैनेजमेंट। तो ये देखिए, कम्युनिटी फंड्स मैनेजमेंट, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे किस किस प्रकार के कम्युनिटी फंड्स होते हैं। तो ग्रामीण विकास और SSG कार्यक्रमों में सरकार या बैंक द्वारा समूहों को वित्तीय सशक्तिकरण हेतु सामुदायिक निधियां दी जाती है। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि SSG फॉर्म होता है, वो लोग आपस में ये करते हैं, सेविंग करते हैं और उसी पैसा से इंटरलोनिंग करते हैं। तो ये सुनने में तो काफी थियोरेटिकल लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है, जैसे कोई महिला SSG का मेंबर बनती है, यहाँ पे महिलाएं का कंडीशन क्या है, वो लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं। जब वो एक ग्रुप में बन जाएंगे, आप उसको कन्विंस करिएगा, CRP जो है या फिर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर भी कई बार कन्विंस करते हैं कि आप SSG में जुड़ जाइए, एक ग्रुप बना लीजिए। उनको ये आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग सेविंग करिएगा तो उसमें आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, लोन लेके, आपस में ही लोन लेके। आज उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया है और कल वो लोग पैसा डिमांड करने लगेंगे, हमें लोन लेना है, मुझे 5,000 की जरूरत है, मुझे 10,000 की जरूरत है। तो भैया, ये महिलाएं कैसे देंगी वो पैसा, आपस में इंटरलोनिंग कैसे कर पाएंगे जब तक उनके कॉर्पस में कुछ पैसा जमा हो नहीं जाए। यही चीज होता है, फिर उसमें SSG टूटने लगेगा। तो सरकार ने क्या एक दूसरा स्ट्रैटेजी अपनाया कि इसको प्रैक्टिकल करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा इसका इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए, कि वह कुछ फंड्स अपने तरफ से देती है शुरुआत में, जिसको प्रोत्साहन राशि के रूप में भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि देखिए ये प्रोत्साहन राशि, अगर वो लोग जान जाएंगे कि ये प्रोत्साहन राशि है, तब तो उसका मिस यूटिलाइज करने लगेंगे। आप भी ये देखिए कि अच्छा, सरकार हमें इतना पैसा दे रही है तो आप उसको कोई प्रोडक्टिव काम में नहीं लगाइएगा। एक समय के बाद वो लोग इसका महत्व समझ जाते हैं। वही होता है, उस तरीके के 2 राशियां दी जाती है। सबसे पहला है आपका रिवॉल्विंग फंड और दूसरा है आपका कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। ये पैसा ऐसा नहीं कि SSG को दे दिए कि लो भैया तुम खा पका लो जो करना है, ऐसा नहीं है। ये इस पैसे को ये लोग आपस में इंटरलोनिंग करते हैं, एक दूसरे को पैसा बांटते हैं, मतलब लोन प्रोवाइड करते हैं एक सर्ट, और उनको वापस करना होता है। जो भी मेंबर ये पैसा ले रहे हैं उनको ये पैसा वापस करना होता है। तो चलिए इसके बारे में विस्तृत हम लोग देखते हैं। रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, इन निधियों का सही प्रबंधन SSG की स्थिरता और गरीबी उन्मूलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं रिवॉल्विंग फंड या घूर्णन निधि। तो ये एक छोटा अमाउंट होता है, एक छोटा फंड होता है जिसके तहत 10 से 15,000 रुपया दिया जाता है एक SSG को लाइफ टाइम में। पूरे SSG के जो एग्जिस्टेंस से लेके एंड तक है उसके लाइफ टाइम में एक ही बार ये फंड दिया जाता है, ऐसा नहीं कि बार बार। 10 से 15,000 यूजुअली होता है, जो सरकार या फिर NLRM द्वारा SSG को दी जाती है, उनके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाता है, ताकि आंतरिक ऋण व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिले। तो ये, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक तरीके का ये प्रोत्साहन राशि होता है कि एक SSG को इतना पैसा मिल गया। अब वो लोग, ये जो अवधारणा थी कि आपस में इंटरलोनिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए पैसा होना चाहिए। तो रिवॉल्विंग फंड आ गया, 20,000 रुपया आ गया या 15,000 रुपया आ गया, तो उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरलोनिंग करते हैं। वो चीज, जो कंसेप्ट है, जो थियोरेटिकल था अभी तक, वह प्रैक्टिकल हो जाता है यहाँ पे। इसका उद्देश्य क्या है, तो SSG सदस्यों के बीच आंतरिक ऋण को प्रोत्साहित करना, जैसा स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ऋण इतिहास और पुनर्भुगतान की आदत बनाना। तो लोन हिस्ट्री भी बनाना जरूरी होता है। जब आप अपने खुद पे लेके देखिए, आप अगर अभी पहली बार लोन लेने जाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप लेने जाते हैं, तो अभी तो बहुत सारे कंपनीज उसको फाइनेंस करती है। सबसे इसमें फेमस है आपका बजाज। आप मोबाइल फोन लेने जा रहे हैं तो आप उसको EMI पे लेना चाहते हैं। अगर आपने पहले बजाज से कोई प्रोडक्ट ले रखा होगा, मतलब फाइनेंस करवा रखा होगा,
तब आपको ईजिली मिल जाएगा। वो बोलेंगे बजाज कार्ड है, वो सीधे उसमें वो नंबर लेंगे और आपका लोन प्रोसेस जो है वो शुरू कर देंगे, विद इन मिनट्स वो अप्रूव हो जाता है। लेकिन जब आप पहली बार लेने जा रहे हैं तो उस समय बहुत तरीके का आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, चेक देना पड़ता है, ये सब चीज़। लेकिन उसके बाद ये नहीं होता। तो वही है, एक एसएसजी का क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड किया जाता है और रीपेमेंट हैबिट मतलब कि पुनर्भुगतान आदत मेंबर्स को सिखाया जाता है। उसके तहत एसएसजी को बैंक से बड़े ऋण लेने में मदद करता है। तो देखिए, बड़ा जो ऋण है या बड़ा अमाउंट का लोन है, वह एसएसजी को इनिशियल लेवल पे नहीं मिलता। जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, 6 महीना बीतने के बाद मिनिमम 6 महीना एक एसएसजी को देना होता है। उसके बाद हो सकता है कि उस समय भी इनका परफॉर्मेंस नहीं है तो और समय देखा जाता है, दिया जाता है उनको एक एसएसजी को। उसके बाद उनका बड़ा लोन जो है वह सैंक्शन किया जाता है। अब इन सब का प्रबंधन भी करना जरूरी है। कैसे प्रबंधन होगा? तो आरएफ राशि एसएसजी के बचत खाता में आते हैं, ये डायरेक्टली एसएसजी के बैंक अकाउंट में आता है। समूह सदस्य मिलकर ऋण देने के नियम तय करते हैं, जैसे कि ब्याज दर क्या होना चाहिए, पुनर्भुगतान अवधि क्या होना चाहिए, तो ये लोग आपस में ही डिसाइड करते हैं। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो ऋण का उपयोग उपभोग या छोटे आय कार्यों के लिए किया जाता है। तो देखिए, बहुत छोटा अमाउंट होता है तो उसमें या तो अपना कंजम्पशन के लिए लोग इस्तेमाल करेंगे या फिर ऐसे छोटे आय के लिए, जैसे कि अगर किन्हीं को बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो बहुत छोटा लेवल का ही बिजनेस, अगर चाय दुकान ओपन करना है अपने आजीविका के लिए या किसी चीज़ का ठेला लगाना है उनको, वह कृषि में इन्वॉल्व है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं, तो वह किसी चीज़ का ठेला लगा सकते हैं, चाट का, गोलगप्पे का, या बहुत सारा आपका कार्ड्स भी चल रहा है, अच्छा अर्निंग होता है उसमें, तो वह छोटे कार्यों के लिए ही, आय कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यही चीज़ आगे उनको ये जब उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनको बिजनेस बढ़ाना होगा, उनको लगेगा कि नहीं इसमें और पूंजी की जरूरत है, तब फिर कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड और बैंक का जो लोन होता है वो काम आता है। लेकिन स्टार्ट करने के लिए तो आरएफ से हो सकता है। सभी लेन देन का रिकॉर्ड एसएसजी रजिस्टर में रखा जाता है। तो ये जो लेन देन है कि कितना फंड आया, कितना कौन लोगों ने लिया, कितना वो लोग वापस कर रहे हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे और किस समय पे, ये सब कुछ उस एसएसजी रजिस्टर में रखा जाता है, जो कि आपका लोन जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम है उसके तहत ये प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा जो फंड है वो है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो है यह एक बड़ा फंड है जो एनआरएलएम के अंतर्गत या वीओ या फिर आपका सीएलएफ को दी जाती है। डायरेक्ट एसएसजी को नहीं दिया जाता, ये वीओ के अकाउंट में या फिर सीएलएफ के अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाता है। अब वह फिर एसएसजी को देखते हैं कि किस एसएसजी को यह फंड की जरूरत है, उसको ये लोग ट्रांसफर करते हैं। इसका उद्देश्य एसएसजी और उसके सदस्यों की आय बढ़ाने वाली गतिविधियों को वित्त पोषित करना है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि आरएफ से आपने क्या किया, एक चाय दुकान ओपन कर लिया, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद आपको उस दुकान को बढ़ाना, उसमें पूंजी की जरूरत है, तब आपको बड़े फंड्स की जरूरत होती है। तो सीआईएफ के माध्यम से वह फंड मिलेगा और समय के बाद आपको और पूंजी लगाना होगा, तब फिर आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं इसके तहत। इसका उद्देश्य क्या है? तो एसएसजी के जीविकोपार्जन गतिविधियां हेतु बड़े पूंजी पहुंच देना, जो अभी हमने एग्जांपल दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस होते हैं, छोटे छोटे एंटरप्राइज, उसको ये बढ़ावा देना। इसीलिए सीआईएफ लाया गया था, इसका कंसेप्ट बेसिकली इसी के लिए लाया गया था। साहूकारों पर निर्भरता भी ये घटाती है। अब आरएफ मिल गया, छोटा अमाउंट मिल गया, लेकिन फिर भी पैसे की जरूरत तो खत्म नहीं हुई। लोग क्या करेंगे, उस समय साहूकार के पास भी जाएंगे। लेकिन जब उन्हें पता होगा कि नहीं, एक बड़ा फंड सीआईएफ के माध्यम से भी हमें प्रदान किया जाएगा, तब वो साहूकार पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि हाँ हमें सीआईएफ मिल जाएगा तो उससे हम लोग काम कर लेंगे। टिकाऊ आय के साधन बढ़ाना, तो इससे जो टिकाऊ आय है उसके साधन बढ़ते जाते हैं। अब इसका भी मैनेजमेंट होता है। तो सीआईएफ राशि ग्राम संगठन के खाते में आती है, ये डायरेक्ट एसएसजी के अकाउंट में नहीं आता। जैसे आरएफ जो है वो डायरेक्ट एसएसजी के अकाउंट में आता था, लेकिन सीआईएफ वीओ के अकाउंट में आता है। वीओ क्या है? उसके अंतर्गत कई सारे एसएसजी होते हैं, तो वह देखेगा कि किस एसएसजी, हर एसएसजी की अपनी अपनी मांग होगी। वो रेगुलर बैठक जो होती है उसमें यह चीज प्रस्तुत किया जाएगा, हर एसएसजी अपना प्रेजेंट करेंगे। तो वीओ क्या है, उसको एनालाइज करेगी कि हाँ किस एसएसजी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस हिसाब से ये फंड जो है वहाँ पे हम लोग प्रदान करते हैं। तो ये फंड जो होता है बहुत बड़ा होता है, ऐसा नहीं कि एक ही फंड जो है पूरा फंड का अमाउंट एक एसएसजी को दे दिया जाता है, ये कई सारे एसएसजी में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो वो उसका मैनेजमेंट होता है। प्राथमिकता आय बढ़ाने वाली गतिविधियां जैसे डेयरी हो गया, पोल्ट्री, सिलाई, दुकानें आदि को यह दी जाती है। तो इन सब में यही चीज कंसीडर किया जाता है कि कौन से किस चीज के लिए वह एसएसजी ले रही है। तो इसमें प्राथमिकता देखी जाती है डेयरी के लिए, आय बढ़ाने वाली गतिविधियां डेयरी के लिए बहुत ज्यादा उसमें ये फोकस किया जाता है। अगर उसके लिए कोई एसएसजी अप्रोच कर रही है, सीआईएफ के लिए अप्रोच कर रही है, तब उनको यह लोन मिल जाता है।
पोल्ट्री के लिए, सिलाई दुकानें, मतलब सर्विसेज अगर कुछ दुकानें कर रहे हैं तो उसके तहत ये फंड उनको दे दिया जाता है। पुनर्भुगतान वीओ द्वारा एकत्रित किया जाता है। आरएफ में क्या था, पुनर्भुगतान एसएसजी के अंतर्गत ही किया जाता है, लेकिन यहाँ वीओ के अकाउंट में उसका पुनर्भुगतान किया जाता है और एनएसएसजी को पुनः वितरित किया जाता है। देखिए यहाँ पे इस लाइन को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो वीओ जो है एक एसएसजी को उसने फंड दिया, अब एसएसजी क्या है उसका इस्तेमाल कर रही है, पुनर्भुगतान वीओ को कर रही है, तो वीओ के अकाउंट में तो पैसा आ रहा है। अब वह क्या करेगी, वही पैसा को ये अपने पास नहीं रखेगी, दूसरे एसएसजी को भी यह डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, दूसरा एसएसजी से भी पैसा आएगा, इसी तरीके से यह डिस्ट्रीब्यूट होते जाता। तो चलिए यहाँ हमने सब कुछ देख लिया, एसएसजी का बैंक लिंकेज प्रोग्राम और कम्युनिटी फंड्स क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका महत्व क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो हमने कम्युनिटी फंड्स देखे थे जैसे रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। अब यहाँ हम लोग देखते हैं जो कम्युनिटी फंड्स हैं उसका मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है। तो यह क्या चीज करता है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, साहूकारों से शोषण कम करता है, ये महिलाओं का सशक्तिकरण करता है, टिकाऊ आजीविका का निर्माण करता है, जिसके तहत हमने देखा था सीआईएफ में क्या हो रहा है कि हम लोग पूंजी के लिए अगर हमें अमाउंट रिक्वायर्ड है तो वो सीआईएफ के माध्यम से मिल सकता है। सबसे लास्ट में क्या है, वित्तीय अनुशासन और ऋण पात्रता विकसित करती है। ऋण पात्रता क्रेडिट वर्दीनेस, जैसे कि अगर आप एक बार लोन ले लेते हैं उसका टाइमली रिपेमेंट करते हैं तब आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो जाएगा, तो आप दूसरी बार जब आप लोन लेने जाइएगा तो आपको इजीली मिल जाएगा कि हाँ ये इंसान जो है यह इस बैंक से इसने लोन लिया था पिछली बार, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको पे किया है, मतलब कि टाइमली पेमेंट किया है, किसी तरीके का कोई ईएमआई उनका लैप्स नहीं किया। अब आपका रिकॉर्ड हिस्ट्री जो है वह सही होगा तो आगे आपको इजीली लोन मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई एसएसजी अगर वह टाइमली रिपेमेंट करती है और हमेशा लोन लेते रहती है तो वो उनको इजीली कोई भी अमाउंट, वो लोग आगे जैसे जैसे एसएसजी का लेवल बढ़ते जाएगा वो लोग लोन के लिए एप्लीकेशन देंगे तो उनका इजीली अप्रूव हो जाएगा। वही चीज होता है ऋण पात्रता। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा सेक्शन 4। अब इस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यू देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा मैं। तो जीविका का टारगेट बैच ऑलरेडी हमारे चैनल पे चल रहा है और उसके 2 से 3 बैचेस ऑलरेडी खत्म हो गए हैं, जिसके तहत सब्जेक्ट नॉलेज, कंप्यूटर्स और बाकी पोर्शंस भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब एक नया बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि इसकी परीक्षा की तिथि के बारे में कुछ नहीं पता है। यह सीईओ ने बोला था कि सितंबर में होगा, लेकिन सितंबर खत्म हो गया, तो अब ये हम लोग मान के चल सकते हैं कि ये इलेक्शंस के बाद ही। तो उसके तहत 2 अक्टूबर से हम लोग एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का और एरिया कोऑर्डिनेटर का। इसके अलावा भी कोई पोस्ट है अगर उसमें आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब देखिए मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि ये पेड बैचेस का क्या फायदा होता है। यूट्यूब पे तो मैं सारा वीडियोस अवेलेबल करवा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे दोस्त यूट्यूब पे देखने के बाद भी पेड बैचेस में आ रहे हैं, क्योंकि देखिए पेड बैचेस में क्या होता है, आपसे इंटरेक्शन 1 to 1 होता है, आप क्वेश्चन वहां पूछ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो इसीलिए पेड बैचेस में इन सब चीज़ों का फायदा मिल सकता है। बहुत सारे दोस्तों का यह भी सवाल था कि किस तरीके का होगा जो आप बैच ले रहे हैं, तो उसके लिए मैंने डेमो क्लासेस को ऑर्गेनाइज किया है। आप लोग पहले डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सअप कर लीजिएगा। लेकिन मेन बैच जो है वह 2 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके तहत हर टॉपिक वाइज डिस्कशन हो रहा है, पीडीएफ और नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉक्स और टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं और इसके लिए कोई एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाएगा। एक बार ही 1 फॉर ऑल है, मतलब एक चार्ज आप पे करिए जिसके तहत सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एसएसजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था। तो ये हमने स्टार्टिंग में देखा था, नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था 1992 में, और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। तो नाबार्ड ही वह मेन इंस्टीट्यूशन है जो एनआरएलएम को फंड करती है। दूसरा क्वेश्चन है, एसएसजी बनाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य आवश्यक होते हैं। तो हमने देखा था एसएसजी का जो मेंबर्स का रेंज होता है वह 10 से 20 होता है, तो यहाँ मिनिमम पूछा जा रहा है, इसलिए आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसएसजी पंचसूत्र का हिस्सा नहीं है। तो पंचसूत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी, रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। नियमित बैठकें हैं, नियमित बचत है, समय पर भुगतान है, लेखा जोखा को अपडेट करना है, ये सब चीज पंचसूत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, बैंक खाता खोलने के लिए एसएसजी का कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है। तो हमने देखा था रेजोल्यूशन ऑफ एसएसजी यानी कि समूह का गठन प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एसएसजी बैंक लिंकेज का मुख्य महत्व क्या है। तो इसका मुख्य महत्व के बारे में पूछा जा रहा है, इस प्रोग्राम के बारे में, एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के बारे में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गरीबों को बिना गिरवी के ऋण देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिवॉल्विंग फंड और सीआईएफ के बीच सही इन अंतर दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए,
RF जो है ये SSG को दिया जाता है, जो हमने पढ़ा था कि रिवॉल्विंग फंड ये SSG के अकाउंट में आता है, और CIF जो है यह VO के अकाउंट में आता है। यह हम देखिए यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, RF ये डायरेक्ट SSG को दिया जाता है, उनके बैंक खाते में दिया जाता है, और CIF यानी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो है यह VO के खाता में आता है। VO फिर डिसाइड करता है कि किसकी जरूरत ज्यादा है, किस SSG की, उसको यह फंड एलोकेट करता है। अगला क्वेश्चन है रिवॉल्विंग फंड का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है, आंसर होगा ऑप्शन बी, आंतरिक ऋण शुरू करने के लिए SSG को छोटी वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, CIF निधि किस स्तर की सामुदायिक संस्था को दी जाती है। देखिए इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि यह विलेज ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा CIF की विशेषता नहीं है। तो यह इसकी विशेषता नहीं है, CIF के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह जो है ऑप्शन सी होगा, मैनेज्ड एट SSG लेवल डायरेक्टली। यह SSG लेवल पर मैनेज नहीं किया जाता, बल्कि यह VO लेवल पे मैनेज किया जाता है, या उससे ऊपर आपका CLF लेवल पे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक निधि प्रबंधन मुख्यतः किसमें मदद करता है, यानी कि कम्युनिटी फंड्स मैनेजमेंट, जिसके तहत दो तरीके का फंड हमने पढ़ा था, रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, क्या यह मदद करती है। तो यह महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को यह इंप्रूव करती है, उसमें बढ़ोतरी करती है। बाकी ये सब है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ये गलत होगा। एग्रीकल्चर सब्सिडी ये नहीं देती है, सिर्फ उपभोग के लिए आवश्यकता ये नहीं है, बल्कि यह क्या करती है, महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा सेक्शन 4। बहुत जल्दी धीरे धीरे मैं बाकी पोर्शन जो है वो अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।